हाँ जी, आ गए सारे विद्यार्थी। देखो ऑनलाइन 8 बजे जुड़ जाया करो आप। वैसे तो बीच में काफ़ी डिस्टर्ब रहे, हमारी क्लासेज नहीं आई, लगभग 1 महीना हो गया था। अब काम करने में केवल 2 लोग हैं हम, और काफ़ी परेशानियों होने के कारण काम नहीं हो पाया था, और बीच में कई दुखद घटनाएं घटी, उस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहे थे। मगर अब जो है रेगुलर आप लोगों तक वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। मैं राहुल सोगण आप सभी लोगों को राजस्थान के जीके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसी तैयार करवा दूंगा कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। देखो राजस्थान जो जीके है वो ऐसा एक सब्जेक्ट है कि राजस्थान की तमाम भर्ती परीक्षाओं में ये आता है। मुझे नहीं लगता राजस्थान की कोई ऐसी भर्ती होगी जिसमें राजस्थान का जीके ही नहीं आता हो, हमेशा आता है। और राजस्थान जीके में हम पढ़ते क्या है, राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें हम जो है राजस्थान जीके में पढ़ते हैं मिश्रित रूप से। अभी हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, और आर्ट एंड कल्चर में आज एक नया टॉपिक है हमारे सामने, राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला के बारे में जब भी बच्चे पढ़ते हैं तो अक्सर एक ही क्वेश्चन उनके माइंड में रहता है कि हमें चित्रकारों के नाम कैसे याद होंगे। देखो चित्रकारों के नाम कुछ एक एग्जामों में पूछते हैं, सब में चित्रकारों के नाम नहीं आते हैं। राजस्थान की जिन भर्ती परीक्षाओं में आप देखोगे कि राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का ये टॉपिक दिया हुआ है, राजस्थान की चित्रकला, उनमें लगभग 25% एग्जामों में ही चित्रकारों के नाम पूछते हैं, बाकियों में आपसे अनेक क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे दूसरे क्वेश्चनों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला की यदि मैं बात करूं तो राजस्थान चित्रकला की विधिवत शुरुआत यदि माने, वैसे तो राजस्थान में प्राचीन काल से जो है चित्र मिलते हैं, हमें 1060 ईस्वी के भी चित्र मिलते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से यदि देखें तो राजस्थान के पेंटिंग स्कूल्स जिन्हें बोलते हैं वो 1500 ईस्वी से प्रारंभ हुए थे। कौन सी ईस्वी से भाई? 1500 ईस्वी से राजस्थान की चित्रकला की वास्तविक शुरुआत मान ली जाती है। क्या माना जाता है भाई इसकी वास्तविक शुरुआत? वास्तविक शुरुआत कब हुई? 1500 ईस्वी से मानी जाती है। ये बात कही किसने? वैसे तो अलग अलग इतिहासकार आए और अलग अलग इतिहासकारों के हमेशा से अलग अलग मत रहे। मैं जब भी इतिहास पढ़ाता हूँ या राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ाता हूँ तो कहता हूँ कि इतिहासकार जो होते हैं वो अपने अलग अलग मत देने के लिए ही होते हैं। सबके एक से मत होंगे तो फिर इतिहासकार होने का फायदा ही क्या? इतिहासकार वो होता है जो इतिहास को गहनता से छानबीन करता है, और उस इतिहास की छानबीन के बाद में जो निष्कर्ष निकलता है वो उसके मत के रूप में प्रकट करता है। तो राजस्थान की चित्रकला को, राजस्थान की चित्रकला यदि सबसे पहले किसी ने कहा था तो वो थे राय कृष्णदास। कौन थे भाई? एक इतिहासकार हुए राय कृष्णदास जी। इन्होंने सर्वप्रथम कहा कि राजस्थान का जो इतिहास है उसमें हमें जो चित्रकलाएं देखने को मिलती है वो राजस्थान की चित्रकलाएं हैं। तो राजस्थान चित्रकला का नामांकन किसने किया था भाई? नामांकन जो है कृष्णदास जी द्वारा किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस इस फर्स्ट स्लाइड में अपने को इतना ही पढ़ना है। 1500 ईस्वी में राजस्थान की चित्रकलाओं की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है कि 1500 ईस्वी से शुरुआत हो चुकी थी। और इसका नामांकन किसने किया? ये किया राय कृष्णदास जी ने। इन्होंने बताया, इंडियन पेंटिंग्स नाम की इनकी पुस्तक में इन्होंने बताया कि ये राजस्थान पेंटिंग्स है जिन्हें हम राजस्थान की चित्रकला कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। यदि दूसरी स्लाइड पे मैं बात करूं तो फिर सीधा सा हमारे पास में यही आता है कि राजस्थान की चित्रकला का वर्गीकरण किस प्रकार हुआ। राजस्थान की जो चित्रकला है उसको कितने रूपों के अंदर बांटा गया है। यदि मैं उसके विभाजन की बात करूं मित्रों यहाँ पे, तो देखो राजस्थान की चित्रकला 4 स्कूल पेंटिंग स्कूल्स में जो है डिवाइड है।
क्लासिफिकेशन ऑफ राजस्थान पेंटिंग स्कूल्स की बात करें तो पहला जो आता है वो आता है मेवाड़। पहला क्या आ जाता है अभी? मेवाड़ आ जाता है। थोड़ा सा मैं पेन बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे, मेवाड़। दूसरा यदि बात करूँ तो दूसरा है मारवाड़। क्या आ जाता है भाई? दूसरा है मारवाड़। मारवाड़ के बाद में तीसरा जो हम देखते हैं वो आ जाता है हाड़ौती। कौन सा? हाड़ौती। और चौथा यदि मैं बात करूं तो वो आ जाता है ढूंढाड़ क्षेत्र। कौन सा भी? ढूंढाड़ क्षेत्र। इस तरीके से ये 4 पार्टों के अंदर राजस्थान की चित्रकलाओं को विभाजित किया गया। अंग्रेजी में आप जिन्हें पेंटिंग स्कूल्स बोलते हो, चित्रशैलियां, वो ये थी भाई। मेवाड़ की यदि मैं बात करूं तो मेवाड़ के अंदर सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं चावंड चित्रकला। कौन सी भी? चावंड चित्रशैली। चावंड के अलावा यदि दूसरी की बात करें तो वो है नाथ द्वारा। कौन सी है भाई? नाथ द्वारा चित्रकला। नाथ द्वारा की जो चित्रशैलियाँ हैं वो भी बड़ी प्रसिद्ध रही। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो तीसरी आ जाती है देवगढ़। कौन सी है भाई? देवगढ़ वाली जो है तीसरे के रूप में हमारे सामने आ जाती है। इस तरीके से मेवाड़ में चावंड, नाथ द्वारा और देवगढ़ जो चित्रशैलियाँ हैं वो हमारे पास में आ जाती है। मारवाड़ यदि पेंटिंग स्कूल्स की बात करूं तो मारवाड़ पेंटिंग स्कूल्स में आ जाती है हमारे पास में अजमेर। कौन सी आ जाती है? अजमेर। अजमेर के अलावा नागौर भी इसी के अंदर आ जाती है। यदि नागौर के अलावा मैं बात करूं तो बीकानेर इसी के अंदर आती है। बीकानेर के अलावा यदि मैं बात करूं तो जोधपुर वाली जो है वो भी इसी के अंदर आ जाती है। और इसके अलावा किशनगढ़ वाली जो चित्रशैलियाँ है वो भी मारवाड़ पेंटिंग स्कूल्स के अंदर जो है हमारे सामने देखने को मिलती है। यदि और हम डिवाइड करें तो थर्ड पार्ट के अंदर हाड़ौती में जियोग्राफिकली जैसा हम देखते हैं वैसे के वैसे ही सेम हाड़ौती में है। हाड़ौती में कोटा आ जाता है एक तो हमारे सामने। कोटा के अलावा एक आता है झालावाड़। झालावाड़ के अलावा झालावाड़ हो गया ये, और झालावाड़ के अलावा एक बूंदी आ जाती है हमारे सामने, पेंटिंग स्कूल्स ऑफ बूंदी। ये सारे किस में आते हैं? हाड़ौती में आते हैं। रही बात ढूंढाड़ की तो ढूंढाड़ में बचे हुए हमारे आमेर आ जाता है एक, आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावाटी भी जो है इसी के अंदर आ जाती है। तो हम इस तरीके से राजस्थान के जो पेंटिंग स्कूल्स है उनको 4 पार्टों में डिवाइड करते हैं। हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ राजस्थान पेंटिंग स्कूल्स की बात करें तो वो 4 पार्टों में जो है डिवाइडेड है। फर्स्ट जो पार्ट है वो मेवाड़ है, सेकंड पार्ट मारवाड़ है, थर्ड पार्ट हाड़ौती है, फोर्थ पार्ट ढूंढाड़ के रूप में हमें देखने को मिलता है। यदि हम बात करें किसकी? मेवाड़ की, तो मेवाड़ में चावंड शैली आती है, नाथद्वारा शैली आती है और देवगढ़ शैली आती है। अभी हम इन पे सब पे डिस्कस करेंगे, एक बड़े रूप के अंदर देखेंगे कि सब के अंदर चावंड चित्र शैलियों के अंदर क्या थे, नाथद्वारा के अंदर क्या मिलता है, सारा कुछ हम विस्तार से डिस्कस जो है करने वाले हैं। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम हमारा मेवाड़ प्रारंभ करेंगे और मेवाड़ की जो चित्रकलाएं हैं उनके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। जल्दी से आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो मुझे लगता है आप सभी ने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये बीच में ये थोड़े से हो गए थे। अपन देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे मेवाड़ के ऊपर। मेवाड़ चित्रकला कौन सी? मेवाड़ चित्रकला के बारे में जो है अब हम लोग बात करने वाले हैं। यदि मेवाड़ की मैं बात करूं तो मैं सबसे पहले टाइम पीरियड बताऊंगा। मेवाड़ चित्रकला जो है वो 1500 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। कब हुई भाई? 1500 ईस्वी में मेवाड़ चित्रकला की विधिवत शुरुआत हुई थी। जिस तरीके से मैंने कहा राजस्थान के अंदर पहले भी बहुत सारे चित्र बनते थे, लेकिन विधिवत जो शुरुआत हुई वो हमें कब मिलती है? 1500 ईस्वी से मिलती है।
और मेवाड़ की जो चित्रकला है उसकी विधिवत शुरुआत भी 1500 ईस्वी में हुई थी। यानी राजस्थान में चित्रकला का जनक भी यही है। राजस्थान चित्रकला की जनक मानी जाती है मेवाड़ चित्रकला को, चित्रकला की जनक। मेवाड़ की जो चित्रकला है वो राजस्थान की चित्रकला की जनक मानी जाती है कि राजस्थान की मेवाड़ चित्रकला से ही राजस्थान की चित्रकला निकली है। यदि मैं बात करूं मेवाड़ से संबंधित पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो वो पूछा जाता है मेवाड़ का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है। देखो, मेवाड़ का सबसे जो प्राचीन चित्रित ग्रंथ है वो है श्रावणक, प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और ये ग्रंथ लिखा गया था 1260 ईस्वी में। कब लिखा गया था? 1260 ईस्वी में। अब आप कहोगे कि सर आप कह रहे हो 1500 ईस्वी से तो मेवाड़ के अंदर चित्रकला प्रारंभ हुई थी, लेकिन इधर का सबसे प्राचीन ग्रंथ है 1260 ईस्वी का, ये थोड़ा सा जम नहीं रहा है। देखो अब इस पे बात करते हैं। मैंने कहा मेवाड़ की चित्रकला की विधिवत शुरुआत यानी क्रमबद्ध रूप से कंटिन्यूअसली कब प्रारंभ हुई, तो वो प्रारंभ हुई थी 1500 ईस्वी से। वैसे छोटे मोटे बहुत सारे चित्र बनते रहते थे, उनमें सबसे प्राचीन चित्र था श्रावणक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और ये एक जैन ग्रंथ था भी। क्या था? जैन ग्रंथ था। और ये कोई पेंटिंग नहीं थी कि ये एक पेंटिंग हो, कलर करके पेंटिंग बनेगी हो। ये एक ग्रंथ था। जिस तरह हमारी आज की किताबें आती है उनमें लिखी हुई बहुत सारी चीजें होती है, छोटा सा एक चित्र दिया हुआ होता है, उसी तरीके से ये एक चित्रित ग्रंथ था। यानी लिखी हुई थी इसमें अच्छी अच्छी बातें, साथ में चित्रों को भी जो है दिखाया गया था। तो मेवाड़ का सबसे पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा है? वो है श्रावणिक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, और ये एक जैन ग्रंथ है। बात करूं मैं और, तो मेवाड़ की जो चित्रकला है उस पे अजंता की गुफाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। अजंता शैली का प्रभाव पड़ता है भी। अजंता शैली का जो है मेवाड़ की चित्रकला पर प्रभाव देखने को मिलता है। अजंता शैली का प्रभाव देखने को मिलता है थोड़ा थोड़ा, ज्यादा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा मेवाड़ की चित्रकला पर अजंता शैली का जो है प्रभाव देखने को मिलता है। यदि मेवाड़ शैली की बात करूं तो इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले चावंड शैली के अंदर, अभी पीछे बात ही की हम लोगों ने। चावंड के अलावा एक बांटा गया इसको नाथ द्वारा शैली के अंदर। और यदि मैं बात करूं तो एक इसको डिवाइड किया गया है किसके अंदर? चावंड और नाथ द्वारा के अलावा देवगढ़ शैली के अंदर। कौन सी के अंदर? देवगढ़ जो शैली है उसके अंदर इसको डिवाइड किया गया है। तो अब आप लोग इसको जो है यहां से अच्छे से एक चित्र बना सकते हो मेवाड़ चित्रकला की। यहां से थोड़ी सी एक तरीके से पोज के रूप में फोटो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट। लेकिन मैं पहले थोड़ा सा चावंड के बारे में और बता देता हूं। यदि बात करें चावंड के बारे में, चावंड चित्र शैली की यदि मैं बात करता हूं, तो चावंड वाली जो चित्र शैली है इसका प्रारंभ करवाया था महाराणा प्रताप ने। किन्होंने? महाराणा प्रताप ने जो है इसका प्रारंभ किया था। महाराणा प्रताप ने कब किया भाई? चावंड को जब राजधानी बनाया, जब चावंड राजधानी के रूप में विकसित हुआ, तब महाराणा प्रताप ने जो है यहाँ पे चित्रकलाएं प्रारंभ की। देखो अक्सर बच्चे पूछते हैं सर राजस्थान में 1500 ईस्वी से पहले चित्र क्यों नहीं बने? बने भी थे तो फिर विधिवत शुरुआत 1500 के बाद में ही क्यों हुई? उसका एक रीजन था। राजस्थान के जो तमाम राजा थे वो इससे पहले स्वतंत्र थे। 1500 ईस्वी से पहले वो अपने राज्य को बचाने के लिए निरंतर लड़ाइयाँ करते रहे थे। कभी अपने भाइयों से करे, कभी उन्होंने विदेशी शत्रुओं से लोहा लिया। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं सुनता हूँ
कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब अपनी पुस्तक लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने एक बात लिखी थी कि जब से सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उसके बाद में भारत कभी आज़ाद रहा ही नहीं। कभी भारत पर विदेशी आक्रांताओं का अधिकार रहा, कभी शकों का, कभी हूणों का, अनेक बाह्य जातियां भारत पर अधिकार करती रही। भारत कभी स्वतंत्र नहीं रहा। आज़ादी के 1947 तक, आज़ादी के वर्ष तक भारत परतंत्रता के जाल में था किसी ना किसी तरीके से। लेकिन भारत का एक हिस्सा था जो हमेशा स्वतंत्र रहा इन वर्षों में, जो भारत को गौरवान्वित करता रहा, और वो हिस्सा था हमारा राजस्थान। राजस्थान के वीरों ने जब 712 ईस्वी पर सिंध में मुस्लिमों ने आक्रमण किया था, उसके बाद से लेकर मुस्लिमों को, तुर्कों को दिल्ली की गद्दी पर बैठने में 1192 तक का समय लग गया। वो लगभग 500 साल जो थे, वो 500 साल यदि भारत की किसी ने रक्षा की है तो उन 500 सालों तक रक्षा की थी राजस्थान के वीर राजाओं ने, राजस्थान के प्रतिहार राजाओं ने जो है रक्षा की थी। मैं ये नहीं कहता केवल प्रतिहार वंश ने रक्षा की, राजस्थान का प्रत्येक वंश बहादुर था इस जगह पे। राजस्थान के हर वंश के योद्धा ने यहाँ पे लड़ाई लड़ी थी। राजस्थान के हर गांव, हर ढाणी से एक योद्धा निकलता था जो उन विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ अपने प्राणों को न्योछावर करने को भी तत्पर रहता था। और भारत को उन 500 साल तक विदेशी आक्रांताओं के पैरों तले कुचलने से बचाने का काम राजस्थान ने किया था। इसलिए राजस्थान के पेंटिंग स्कूल हमें इतने पुराने नहीं मिलते हैं। राजस्थान के जो पेंटिंग स्कूल्स है वो 1500 ईस्वी के बाद में इस वजह से मिलते हैं क्योंकि राजस्थान के तमाम राजाओं ने लगभग जो है मुस्लिमों के साथ में संधियां कर ली थी, अकबर के साथ में संधियां कर ली थी, तो फिर उन्हें आराम था। लेकिन फिर भी अकबर की मृत्यु के बाद में ही राजस्थान में वास्तविक पेंटिंग्स की शुरुआत हुई थी, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि उसके बाद में राजस्थान के राजाओं को फिर और किसी बादशाह का कभी डर ही नहीं रहा था। मेवाड़ से ही राजस्थान की चित्रकला का जो है प्रारंभ माना जाता है। राजस्थान मेवाड़ जो शैली है उसी से। चावंड में जब महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया लगभग 1585 ईस्वी में, और उसके बाद में 1597 तक महाराणा प्रताप जीवित रहे, तब तक फिर महाराणा प्रताप का जीवन शांति में तरीके से गुजरा था। आखिरी अभियान मुगलों की तरफ से जगन्नाथ कछावा ने किया था और उसके बाद में मुगलों ने कोई अभियान नहीं किया। उस बचे हुए समय में मेवाड़ में जो चित्रकला का उदय हुआ वो महाराणा प्रताप की वजह से हुआ। 1592 ईस्वी के अंदर, कब 1592 के अंदर जो है महाराणा प्रताप के समय मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू का, चावंड शैली का ढोला मारू जो चित्र था वो बनाया गया था। कौन सा चित्र बनाया गया था भाई? ढोला मारू का जो है चित्र बनाया गया था। ये तो थे महाराणा प्रताप के समय की बात। यदि बात करें अमर सिंह के समय की, किन की बात करते हैं? महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के समय की। तो अमर सिंह के समय वही महाराणा प्रताप के समय एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, उनका नाम था नासिरुद्दीन। क्या नाम था? नासिरुद्दीन। और इन नासिरुद्दीन जी ने जो है संगीत राग पर जो है रागमाला लिखी थी। किन पर लिखी थी? संगीत राग से रागमाला लिखी थी। तो रागमाला का जो चित्रण किया गया था, चित्रित की थी, वो रागमाला का चित्रण किया गया था महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में। और किया किन के द्वारा गया था? नासिरुद्दीन जी द्वारा जो है किया गया था। इसके अलावा इन्होंने भगवत पुराण का भी जो है चित्रण किया था। भगवत पुराण का चित्रण इनके द्वारा किया गया था। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है भाई, कि भगवत पुराण का चित्रण भी महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में किया गया था। चावंड चित्र शैली की ये दो बातें लिखो,
साथ में ही बता देता हूं चलो आपको। फिर आ जाते हैं हमारे पास में जगत सिंह जी। जगत सिंह प्रथम, इनके शासन काल को मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? स्वर्ण काल कहा जाता है। और इनके शासन काल के अंदर इन्होंने दो चीजों का निर्माण करवाया था। एक तो इन्होंने एक चित्रशाला बनवाई थी जिसका नाम था चितेरो री ओबरी। क्या नाम था भाई? चितेरो री ओबरी। क्या बनवाई थी? चितेरो री ओबरी। और इसी का दूसरा नाम था तस्वीरों कारखानों। तस्वीरा रो कारखानों। देखो भाई, चित्तेरे का मतलब है चित्रों, की का री से हो गया की, और ओबरी को बोलते हैं कमरा। क्या बोलते हैं? कमरा बोलते हैं। महाराणा जगत सिंह प्रथम ने जो है अपने शासन काल में चित्तौरी ओबरी का निर्माण करवाया था। एक कारखाने का निर्माण करवाया था चित्रकारों के लिए, जहाँ पे सभी चित्रकार इकट्ठे रहते थे और मिलके जो है वो यहाँ पे चित्र बनाया करते थे। ये बात हमें बेसिक्स ध्यान रखनी है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। जगत सिंह के शासन काल के अंदर एक तो हुआ मनोहर चित्रकार और एक था साहबदीन। कौन था? साहबदीन। ये साहबदीन पहला चित्रकार हुआ जिसने राजाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाना प्रारंभ किए थे। इससे पहले राजाओं के व्यक्तिगत चित्र कोई नहीं बनाते थे। तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासन काल में जो साहबदीन हुआ, इसने राजा का चित्र बनाया व्यक्तिगत, यानी राजा का स्वयं का चित्र बनाया था। ये बात ध्यान रखना है। इससे पहले कभी कोई राजा का चित्र बिगाड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। यही बात थी हमारी साहबदीन के बारे में। ये बात नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल किस महाराणा के शासन काल को माना जाता है? तो वो है जगत सिंह प्रथम के शासन काल को। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीछे से ले लेना, यहीं से मेवाड़ वाले से। आगे वाला भी निकाल दूंगा मैं आप लोगों के लिए, जल्दी कीजिए। इसका ले लिया होगा, अगला निकाल देता हूं। लो, इस वाले का और ले लो, चावंड चित्रकला का जो है, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। वैसे तो टेलीग्राम पे ये सारी चीजें दे दूंगा, ले लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम पढ़े इनके बारे में तो वो पढ़ेंगे चावंड चित्रकला की विशेषताएं। अक्सर परीक्षाओं में विशेषताएं बहुत पूछी जाती है। निम्नलिखित में से किस चित्रकला की विशेषता है कि महिलाओं की आकृति बिदाम, महिलाओं की आंखें जो है बिदाम की जैसी है? ऑप्शन में दे देगा मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, किशनगढ़। तो मारवाड़ वाली जो महिलाएं थी उनकी आंखें बिदाम की आकृति की होती थी। ठीक है, बिदाम जैसी। मारवाड़ वालों को बिदाम अच्छी लगती होगी भाई, इस वजह से उन्होंने बिदाम जैसी आकृति की महिलाओं की। यहाँ पे लिख देता हूं मैं विशेषताएं। क्या लिखता हूं? विशेषताएं। देखो, यदि विशेषताओं की बात करते हैं अपन, तो पहली विशेषता जो मेरी नजरों के अंदर आती है वो ये है कि राजस्थान चित्रकला का उद्गम हुआ। क्या भाई? राजस्थान चित्रकला का उद्गम हुआ। पहली बात तो यही है, का उद्गम हुआ, उद्गम हुआ। ठीक है, सबसे पहले तो यही लिखना है। दूसरी यदि बात करें तो यहां पे जो महिलाओं की आंखें थी वो मीनाकृत थी। कैसी थी? मीनाकृत आंख थी, यानी मछली की आकृति की आंख थी महिलाओं की। ठीक है, मीनाकृत आंख इनकी महिलाओं की दिखाई गई है। महिलाएं जो होती थी उनकी आंखें मीनाकृत थी, मछली की आकृति की थी। इसके अलावा देखो, मेवाड़ के अंदर शिकार भी ज्यादा ही खेलते, तो शिकार दृश्य भी दिखाए गए इसके अंदर।
शिकार दृश्य जो है दिखाए गए भरपूर मात्रा में। यदि पुरुष की बात करें तो पुरुष जो है वो छोटे हैं, छोटे पुरुष, और छोटी गर्दन है पुरुषों की, गर्दन भी पुरुषों की बापड़ों की छोटी सी दिखाई गई। वैसे तो पहलवान टाइप के दिखाए गए, पुरुषों को छोटी गर्दन है, थोड़ी हाइट छोटी है, पहलवान टाइप के है। पर पगड़ी जो है ऊंची दिखाई गई है इनकी। मेवाड़ के जो लोग थे उनकी पगड़ी ऊंची दिखाई है कि मेवाड़ ने ना कभी सिर झुकाया है ना उनकी पगड़ी झुकी है, तो पगड़ी को इन लोगों ने ऊंचा ही रखा है, पगड़ी को उन्होंने सलामत रखा है, मेवाड़ वालों की जैसी थी वैसी की वैसी रखने का प्रयास किया। एक आपको इंपॉर्टेंट लिखना है यहाँ पे कि कदम्ब का वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में मिले हैं। कौन से? कदम्ब के जो वृक्ष है, कदम्ब वृक्ष, इनका भी चित्रण किया गया, यानी कदम्ब के वृक्षों का बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर यहाँ पे जो है चित्रण किया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है और कुछ भी नहीं रखना है। अब मैं आपको साथ में ही जो है थोड़ी सी एक इम्पोर्टेंट चीज पढ़ा देता हूँ, इनके प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है भाई, चित्रकार कई बार पूछ लिए जाते हैं, वैसे तो आप लोगों को आते हैं। देखो मैं बता देता हूँ, कृपाराम, सबसे पहले लिखो कृपाराम, एक सेकेंड, कृपाराम, कृपा राम जी है। एक है नानाराम जी, नानाराम। एक है गंगाराम जी, वो 10वीं वाला गंगाराम नहीं है ये, ठीक है। एक है अपने चौथे नंबर पे यदि बात करूं तो जगन्नाथ जी। बाकियों के आप सभी ने नाम पढ़े ही हैं, जैसे कि नासिरुद्दीन, मनोहर, नासिरुद्दीन, मनोहर, साहिबदीन, साहिबदीन, जिसने सबसे पहले जो है राजाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाना प्रारंभ किए थे। ये 7 एक नाम से हैं। देखो वैसे तो नाम याद करना बड़ा मुश्किल सा होता है, लेकिन आप कर लो यार, 5-7 की तो पेंटिंग स्कूल्स है, कितने एक है, 10-10 नाम याद करने, 70 नाम तो आप ऐसे ही याद कर ले तो मजाक मस्ती में। हालांकि आगे कईयों में ट्रिक भी है, उन ट्रिकों से भी जो है हम याद करने वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप जल्दी से किसका स्क्रीनशॉट और ले लो। चावंड चित्रकला की विशेषता है, कौन सी की है भाई? चावंड चित्रकला की है, ये बात ध्यान रखना। फिर हम नाथद्वारा और देवगढ़ के बारे में भी जल्दी से पढ़ लेंगे। एक स्क्रीनशॉट इसका बढ़िया सा होना चाहिए भाई, आप लोगों के लिए बढ़िया मेहनत करके मैंने टॉपिक तैयार किया था ये वाला, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट देखो, हम नाथद्वारा जो चित्रकला है उसके बारे में बात करते हैं, पेंटिंग स्कूल्स ऑफ नाथद्वारा। यदि नाथद्वारा की मैं बात करता हूं, सबसे पहले नाथद्वारा को लिखना पड़ेगा बढ़िया, इसमें डायरेक्ट विशेषताएं पढ़नी है, क्योंकि राजाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं और काफी कुछ जानते भी है, राजा तो हमारे अपने ही थे। नाथद्वारा की बात करूं तो देखो इसके ऊपर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है, वल्लभ संप्रदाय को जो है प्रभाव देखने को मिलता है। ओके, वल्लभ संप्रदाय कौन? जो कृष्ण जी को और राधा जी की जो है उनके आराध्य राधा जी है, वो वल्लभ संप्रदाय से। वल्लभ संप्रदाय भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, तो श्री कृष्ण के चित्र ज्यादा मिलेंगे भाई हम लोगों को, श्री कृष्ण के जो है चित्र ज्यादा मिलेंगे। इसके अलावा किसके चित्र मिलेंगे? गायों के चित्र मिलेंगे। किन के चित्र मिलेंगे? गायों के चित्र मिलेंगे। गायों के अलावा बात करें तो यहाँ पे केलों के भी चित्र हमें देखने को मिलते हैं। किन के? केलों के चित्र भी जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। नाथद्वारा चित्रशैली जो है मेवाड़ की चित्रशैली के साथ में इसमें ब्रज चित्रशैली का भी मिश्रण है, मेवाड़ प्लस ब्रज।
इन दो का मिश्रित रूप है नाथ द्वारा चित्रशैली। यदि नाथ द्वारा चित्रशैली के बारे में और कुछ बताना चाहूं तो भगवान कृष्ण की लीलाओं को दिखाते हैं। और जो श्रीनाथ जी वाला मंदिर है और जो श्रीनाथ जी वाला मंदिर है, उस श्रीनाथ जी वाले मंदिर के अंदर पिछवाइयाँ है भाई। क्या है? पिछवाइयाँ। मंदिर के पीछे, मूर्ति के पीछे कपड़े पर जो है पिछवाइयों का चित्रण किया गया। पिछवाई चित्रण भी प्रसिद्ध है। पिछवाई चित्रण में होता क्या है? मूर्ति के पीछे एक कपड़ा लगा हुआ होता है और उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया गया, बाल लीलाओं का जो है चित्रण किया गया, और वही क्या कहलाती है? पिछवाइयाँ कहलाती है। पिछवाइयाँ कहाँ पे? नाथ द्वारा शैली की जो है प्रसिद्ध है। इनके अंदर आकाश के देवताओं का भी चित्रण है भाई। किनका है? आकाश के देवताओं का चित्रण है। आकाश के देवताओं का चित्रण किया गया। का चित्रण हुआ है। ओके, अब देखो यदि और बताऊं तो इसके अंदर बादलों का भी चित्र हुआ है। हरे व पीले रंग का प्रयोग है। हरे व पीले रंग, हरा व पीला रंग लिख लेना आप लोग। हरा व पीला रंग इसमें जो है उपयोग में लाया गया है। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखना। और इसीलिए मैंने आप लोगों को याद रहे, हरे रंग में लिखा है, पीले में नहीं लिखा। पीले में लिख देता तो आपको दिखता नहीं, इस वजह से मैंने पीले में नहीं लिखा। बाकी हरे रंग का हमने सटीक प्रयोग किया, आपको याद रहे। अब देखो इसके चित्रकारों की यदि मैं बात करूं तो वो यहीं पे लिखवा देता हूँ। 5, 7, 10 एक चित्रकार है। यदि उन चित्रकारों की बात करें तो पहले देखो बाबा रामचंद्र है। कौन है पहले चित्रकार? कौन है अपने? बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र पहले चित्रकार कौन है? बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र के अलावा दूसरे चित्रकार है हमारे पास में नारायण। बाबा रामचंद्र किसके रूप है? नारायण के रूप है। और नारायण किसके रूप है भाई? चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी। नारायण किसके रूप है भाई? चतुर्भुज। ओके, और चतुर्भुज किससे बने हैं? रामलिंग से। तो इस तरीके से 4 नाम तो अपने को याद ही हो गए। फिर सीधे सीधे से नाम बताता हूं। चंपालाल, एक कौन है? चंपालाल। चंपालाल के अलावा घासीराम। छठा कौन है? घासीराम, सॉरी घासीराम। और घासीराम के अलावा एक है उदयराम। कौन है? उदयराम। राम राम नाम वाले लगभग इधर आ चुके हैं। इसके अलावा 2 महिला चित्रकार और थी इधर। एक महिला चित्र का नाम था कमला। क्या नाम था? कमला। ये तो आसानी से याद हो जाएगा। एक का नाम था इलायची। क्या नाम था भाई? इलायची था। तो कमला और इलायची नाम के 2 चित्रकार और थे। इनके बारे में और हमें यहाँ पे ध्यान रखना है थोड़ा सा। बाकी अपनी जो नाथ द्वारा चित्रशैली थी वो भी पूरी हो चुकी है। अब आप इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप आगे बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हो। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो हम हमारी मेवाड़ की सबसे अंतिम पेंटिंग स्कूल की तरफ चलते हैं। यदि मेवाड़ के की बात करें तो अगला आ जाता है देवगढ़। कौन सा है भाई? देवगढ़। देवगढ़ की यदि मैं बात करता हूं तो देवगढ़ जो चित्रशैली है ये मारवाड़ मेवाड़। कौन कौन सी भी? देखो मारवाड़ का
प्लस मेवाड़ का प्लस ढूंढाड़ की, इन तीनों चित्र शैलियों का मिश्रित रूप कौन सा है? अपने देवगढ़ चित्र शैली इन तीनों का मिश्रित रूप है। यदि मैं थोड़ी सी और बात करूं तो इसमें पीले रंग का प्रयोग हुआ है। किस कलर का? पीले रंग का जो है प्रयोग हुआ है, पीला रंग उपयोग में लिया गया है। देवगढ़ की बात करूं तो देवगढ़ जो है मेवाड़ का 16वां ठिकाना था। कौन सा ठिकाना था? 16वां ठिकाना था। मेवाड़ के अंदर 16 ए श्रेणी के ठिकाने थे, उनमें अंतिम कौन सा था? देवगढ़ था। और ये जो देवगढ़ था ये था चंपावतों का। किनका था भाई? चंपावतों का जो है ये ठिकाना था। और वही इसमें मैंने बता ही दिया, इसकी विशेषताएं ये 3 ही थी। श्रीधर अंगारे ने, किन्होंने? श्रीधर अंगारे नाम के एक व्यक्ति हुए और श्रीधर अंगारे ने जो है देवगढ़ चित्र शैली को सबसे पहले प्रकाश में लाने का काम किया था। इससे पहले जो भी चित्रकार थे या इतिहासकार थे वो यही मानते थे कि देवगढ़ मेवाड़ में मिश्रित है, नाथद्वारा और चावंद का। लेकिन इन्होंने अलग से कॉन्सेप्ट तैयार किया और इन्होंने बताया कि इसमें केवल पीले रंग का उपयोग हुआ है। देवगढ़ वाला सबसे अलग है और देवगढ़ को अलग पहचान दिलाई श्रीधर अंगारे ने। ठीक है भाई, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि आप लोगों को एक एक्स्ट्रा याद करनी पड़ेगी। इसके बहुत गजब जो है चित्रकार हुए थे, उन चित्रकारों के नाम देखना। सबसे हटके क्या? सबसे हटके जो चित्रकार हुए वो यही हुए थे, इन्हीं के वाले जो है हुए थे। यदि पहला नाम बात करें तो देखो कंवला, बगता, तीसरा है नगा, चौथा है हरचंद। ठीक है, इस तरीके के यहाँ पे कुछ एक नाम हमें जो है देखने को मिलते हैं। एक और याद आई गया तो बता देता हूं, बैजनाथ। तो इस तरीके के जो ये 4-5 नाम थे, 4-5 चित्रकार थे। तो उम्मीद है भाई आप लोगों ने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो इसी के साथ में हमारा जो ये मेवाड़ चित्रकला है वो तो पूरा हो चुका है। ये एक कक्षा मैं यहाँ पे भी कट करके आपको डाल सकता हूँ, वैसे रिकॉर्ड आज ही करूँगा सारी कक्षाएं, तो अगली या फिर साथ में भी मिल सकती है, तो आप उस हिसाब से कंटिन्यू देखते रहना। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों। आपके जो भविष्य की है वो हम शुभकामनाएं, अच्छी कामनाएं आपके भविष्य के लिए करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।